डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी चीज का बढ़ता हुआ उपयोग उसकी लोकप्रियता को दर्शाता है, मगर अर्थशास्त्री ग्रेसम का यह नियम भी ध्यान रखना चाहिए कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। भारत में प्लास्टिक का उपयोग बेतहाशा बढ़ने से पहले सामाजिक और सामुदायिक अवसरों पर जिन बर्तनों का उपयोग किया जाता था, वे अपशिष्ट नियंत्रण की चिंता पैदा नहीं करते थे, केवल उनका प्रबंधन करना होता था। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। एक अनुमान के अनुसार हर साल 80 लाख टन हानिकारक प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया जाता है, जो न केवल पारिस्थितिकी को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि समुद्री जीव जंतुओं के लिए भी जान का दुश्मन बन गया है। इसके अलावा प्लास्टिक से होने वाले माइक्रोस्कोपिक प्रदूषण मिट्टी, हवा, पानी और भोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लाने, ले जाने और पैकिंग में आसानी के कारण दुनिया भर में खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक पैकिंग में देने की परंपरा बढ़ी है, और यह पैकिंग उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से खिलवाड़ कर रही है। शायद यही कारण है कि अब दुनिया के विभिन्न देशों में इस आशय की मांग उठने लगी है कि अपने उत्पादों को प्लास्टिक पैकिंग में बेचने वाले उत्पादकों से उसका अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाए। लगभग 33 देशों में प्लास्टिक की विशिष्ट थैलियों पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध के नियमों की पालना सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों के ढुलमुल रवैये के कारण कानून अपना काम नहीं कर पा रहा है। फिर कुछ देशों में उत्पादकों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के स्थान पर विशिष्ट प्रकार से बने प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस तरह वे कानून की पकड़ से तो बच गए हैं, लेकिन प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर प्लास्टिक ही उपयोग कर रहे हैं। विकसित देशों में बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहा कि सामान्य प्लास्टिक के स्थान पर पेड़ों से तैयार किया जाने वाला जैविक प्लास्टिक अधिक पर्यावरण अनुकूल हो सकता है। लेकिन अध्ययनों में पाया गया कि कुछ मायनों में तो जैविक प्लास्टिक का प्रबंधन कृत्रिम प्लास्टिक से भी अधिक दुरूह और हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण के लिए इसके अपने खतरे हैं ही। प्लास्टिक उत्पादों को पानी और नमी से बचाता है, वह हल्का होता है, अधिक टिकाऊ और कई विकल्पों की तुलना में अधिक सस्ता होता है। शायद यही कारण है कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कहता है कि प्लास्टिक स्वयं में एक समस्या नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग और उसके यथोचित प्रबंधन का अभाव एक समस्या है। अगर आबादी द्वारा फेंके जाने वाले कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो और पुनर्चक्रण के लिए उपयोगी प्लास्टिक को छांटकर उसे उचित क्षेत्र तक पहुंचा दिया जाए, तो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की चिंता से कुछ हद तक पार पाया जा सकता है। मगर दुनिया इस मामले में बहुत गंभीर दिखाई नहीं देती। इस मामले में भारत के आंकड़े आश्चर्यजनक रूप से अनेक
तकनीक संपन्न देशों की तुलना में प्रभावशाली हैं। पॉलीथीन टेराफ्लेट नामक प्लास्टिक का उपयोग शीतल पेय बनाने वाली बोतलों के निर्माण में होता है और भारत में इन बोतलों के प्लास्टिक को 90% की दर से पुनर्चक्रण के माध्यम से काम में ले लिया जाता है, जबकि यूरोप में जापान जैसे देश में यह दर 72.1% और यूरोप में 48.3% है। दरअसल भारत में कबाड़ी और कचरा बीनने वालों को इन बोतलों की छंटाई से कुछ आय हो जाती है और वे गली गली में घूमकर शीतल पेय की बोतलों को एकत्र कर लेते हैं। वहाँ ये बोतलें एक असंगठित तंत्र द्वारा रिसाइकिलिंग के लिए पहुँच जाती है। इनसे पॉलिएस्टर और डेनिम जैसे उत्पाद बनते हैं। इस दृष्टि से साधारण से दिखने वाले कचरा बीनने वाले और कबाड़ का व्यापार करने वाले दरअसल कथित संभ्रांत लोगों की तुलना में पर्यावरण संरक्षण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर शहरी कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो तो यह काम आसान हो सकता है। अप्रैल 2016 में जब भारत में शहरी कचरे के निस्तारण से संबंधित कानून बना था तो उसमें यह भी प्रावधान था कि प्लास्टिक उत्पादक 6 महीने की अवधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंधित संयंत्रों की भी स्थापना करेंगे। बहरहाल अब तक ऐसा कितने उत्पादकों ने किया होगा, सब जानते हैं। फिर प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण में कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। मसलन प्लास्टिक पैकिंग में काम आने वाले तरह तरह के प्लास्टिक। इन विविध किस्म के प्लास्टिक का उपयोग उत्पाद को अलग अलग स्तर पर सुरक्षा देने के लिए होता है। इन सब का निस्तारण एक ही तरीके से नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्ट को पिघलाकर उसकी विशेष किस्म की ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग सीमेंट संयंत्रों में ईंधन के तौर पर होता है। लेकिन प्लास्टिक का जलाया जाना तो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करेगा ही। इन ईंटों के उपयोग को अगर हानि रहित करना हो तो उनका उपयोग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करना होता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में ही सन 2017 में 65 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हुआ। समुचित चेतना, दूरी, इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों के बिना इतनी बड़ी मात्रा में इस प्लास्टिक का निस्तारण संभव नहीं है। मदुरै के आर वासुदेवन ने इस संबंध में देश और दुनिया को एक राह दिखाई है। 2001 में उन्होंने प्लास्टिक कचरे की मदद से सड़कें बनाने की एक परियोजना पर काम शुरू किया और 2006 में अपने इस काम का पेटेंट भी प्राप्त कर लिया। आर वासुदेव की सड़कें एक साथ 2 समस्याओं का समाधान करती हैं। वे न केवल प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का रास्ता बताती हैं, बल्कि सड़कों पर बार बार पड़ने वाले गड्ढों की समस्या से भी आम आदमी और तंत्र को निजात दिलाती हैं, क्योंकि ये सड़कें जल प्रतिरोधक होती हैं और बनाए जाने के बरसों बाद भी उन पर गड्ढे नहीं पड़ते। इस दृष्टि से वे परंपरागत कोलतार या गिट्टी सीमेंट से बनी सड़कों की तुलना में बहुत मजबूत पाई गई है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश,
मध्य प्रदेश और केरल में ही नहीं, निकटवर्ती देश भूटान में भी उनकी तकनीक का उपयोग कर अनेक सड़कों का निर्माण कराया गया है और इन सड़कों को गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत टिकाऊ पाया गया है। समाप्त।